कि हमारे लोग 8-9-10 लाख जितने भी होंगे प्रवासी मजदूर जिसको बोलते हैं, बाहर फंस गए। हम लोगों ने भारत सरकार से, रेलवे से बात की और उनको देश में आपको पता है कि पहला ट्रेन जो चली श्रमिकों की ट्रेन और रांची आई। नमस्कार, पॉलिटिकल ट्रेंड के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। साथ ही नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हमारे साथ बात करने के लिए वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री श्री रामेश्वर उरांव जी हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका बहुत बहुत हमारे इस टॉक शो में। धन्यवाद आपको। सर सबसे पहले आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सरकार को 1 साल पूरे हो चुके हैं। 1 साल में सरकार की उपलब्धि आपकी नज़र में क्या है? देखिए, सरकार की उपलब्धि को आंकना पड़ेगा आपको आर्थिक रूप में, सामाजिक, लोगों की संतुष्टि के रूप में, इस सब में आंकना पड़ेगा। सिर्फ कि हम रोड बना दिए, बिजली लगा दिए, इस पर नहीं आंकना होगा। हमारे जो मतदाता हैं या राज्य के जो नागरिक हैं वो मनुष्य हैं, उनकी आवश्यकता अनेक होती है। एक चीज़ दीजिए तो उससे वो उनकी संतुष्टि नहीं होती है, दूसरा चीज़ दीजिए उससे भी नहीं होती है। कभी कभी आर्थिक या ठोस कुछ मत दीजिए, लेकिन उनकी भावना को समझ करके उनके हिसाब से कोई फैसला करे सरकार तो लोग ज़्यादा संतुष्ट होते हैं। जैसे उदाहरण मैं दूंगा कि आदिवासियों के लिए जो ना तो क्रिश्चियन हैं, ना ही मुस्लिम हैं, ना अन्य धर्म में को मानते हैं और अपने को सरना बोलते हैं, ये लोग, इनकी 50 साल से मांग रही कि हमें सरना कोड दीजिए। और पिछले इलेक्शन के समय जो घोषणा पत्र कांग्रेस पार्टी ने जारी किया उसमें हमने माना कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम सरना कोड देंगे। अब ये तो ना आर्थिक नहीं है, बावजूद हम उनको सड़क नहीं दे रहे हैं, बिजली नहीं दे रहे हैं, स्कूल नहीं दे रहे हैं, बावजूद उसका जो पारित कराए हम लोग, इतना जो इसका संतोष है इलाके में, ट्राइबल इलाके में, क्या कहें। कुछ दे करके, सोना चांदी भी दे करके आप उनको खुश नहीं कर पाइएगा। ये धर्म कोड के प्रस्ताव को विधानसभा से पारित करा के सरकार ने जो उनको खुशी दी वो अजूबा। तो ये तो अच्छी बात है कि आप लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों की भावनाओं का ख्याल करते हैं, लेकिन लोगों की ज़रूरतें ये भी होती है, सड़क, पानी, बिजली, अनाज, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो उनके लिए आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? देखिए, आपने सही प्रश्न किया। देखिए, कोरोना पीरियड हो गया, 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। चुनौतियाँ क्या हुई? चुनौतियाँ ये हुई झारखंड को कि हमारे लोग 8-9-10 लाख जितने भी होंगे प्रवासी मजदूर जिसको बोलते हैं, बाहर फंस गए। ट्रेन बंद, बस बंद, इसी के द्वारा आ सकते थे, लेकिन सब चीज़ें, यातायात के सारे साधन बंद हो गए। लेकिन वो नहीं माने, वहाँ से चलना, उनको पैदल चलना शुरू किए। झारखंड सरकार के पास चुनौती थी, ऐसे अपने जनों को, अपने लोगों को कैसे लाया जाए। हम लोगों ने भारत सरकार से, रेलवे से बात की और उनको देश में आपको पता है कि पहला ट्रेन जो चली श्रमिकों की ट्रेन और रांची आई, ये हुआ। अब इसके बाद सिलसिला शुरू हो गया। जितने भी हमारे श्रमिक थे, प्रवासी मजदूर थे, सबको हम लोग झारखंड ले लाए। अब उनके सामने थी कि उनका रोजी रोटी ख़त्म हो गई, उनके पास पैसे नहीं थे, खाएंगे क्या वो। तो उसके लिए हम लोगों ने उन वैसे प्रवासी मजदूरों के लिए चावल की, दाल की व्यवस्था की, खाने की व्यवस्था की। ये हो गया। दूसरी समस्या हमारी हुई कि कोरोना वायरस फैल रहा था, पूरे देश में फैल रहा था, यहाँ भी फैल गया, यहाँ भी हो गया। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, यहाँ कंट्रोल में, नियंत्रण में रहा। लेकिन जो हुआ उसके लिए हमको हॉस्पिटल की व्यवस्था करनी थी। जहाँ बीमार पड़ेंगे, कोरोना वायरस हो गया, बीमार हो गए तो संक्रमित हो गए तो उनको इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में रखना होगा। होम आइसोलेशन में हैं जो हैं, लेकिन जो बाकी को जो सीरियस हो गए उनको तो हॉस्पिटल में रखना पड़ा। पूरे राज्य में हॉस्पिटल जो है, सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में उनकी व्यवस्था की। आप पूरा देश गवाह है कि कोई झंझट नहीं हुआ, कोई असंतोष नहीं हुआ, किसी लोग ने शिकायत नहीं की कि उनको बीमार पड़े, संक्रमित हुए तो उन्हें हॉस्पिटल में नहीं रखा गया या दवाएं नहीं दी गई। ये हमारी दूसरी चुनौती जिसको हमने पार किया। तीसरी चुनौती ये थी हमारे पास
कि लॉकडाउन के पीरियड में लोग पैसे भी हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं वो तो अनाज नहीं है, वो तो भूख के कगार में थे। जिनके पास पैसे थे लेकिन दुकानें जो बंद थी तो खरीद के नहीं खा पाते थे, तरह तरह के लोग थे। तो हमने क्या किया, हमने एक तो जो पहले से चला रहा है कार्ड सिस्टम जो है राशन कार्ड, उसमें समय पर बंटवाया। और जो जिनके पास कार्ड नहीं था लेकिन कार्ड के लिए अप्लाई किए थे, है ना, ऑनलाइन, उसकी गिनती लगभग 9.5 लाख थी। हमने कहा, सरकार ने कहा कि हम सबको अनाज देंगे, जिनके पास कार्ड नहीं है उनको भी देंगे, 1 रुपये केजी के हिसाब से, उनको भी हम दिए। फिर कहे कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कार्ड अप्लाई नहीं किए हैं, कार्ड है वो तो है, जो अप्लाई किए उनको दिए हम, और ऐसे लोग अप्लाई भी नहीं किए होंगे। उसके लिए हम लोगों ने गांव-गांव में दीदी किचन खुलवाया। बढ़िया सा दाल भात सब्जी का इंतजाम रोज़ बनता था गांव में, और गांव के लोग आकर खाते थे, महिला हो पुरुष हो सब आकर खाते थे। फिर पहले से चल रहा था हमारा मुख्यमंत्री दाल भात योजना, वो तो खुला ही था। एडिशनल सेंटर भी खोल दिया हम लोग, जगह जगह खोल दिए, वहाँ भी खाए। सबसे बढ़िया ये हुआ हम इस राज्य के लिए कि थाना जहाँ लोग जाने के लिए डरते थे, वहाँ भी खुलवाए हम लोग। हम धन्यवाद देंगे डीजी पुलिस को, तैयार हो गए और वहाँ भी खुलवाए और थाना में जाकर के लोग अनाज खाना शुरू, दाल भात खाना शुरू कर दिए। फिर लोग पैदल आ रहे थे। कल का मैंने खुद देखा 2 बार कि लोग पैदल चले आ रहे हैं कलकत्ता से। आप भूखे प्यासे हैं, वो उनको तो पता नहीं है कि थाना कहाँ है, दीदी किचन कहाँ मिलेगा, दाल भात योजना, मुख्यमंत्री दाल भात योजना कहाँ है, कोई पता नहीं था। उनको तो खिलाना था, सड़क पे ही चल रहे हैं, सड़क पे ही गाड़ी की व्यवस्था और खाना खिलाना था। तो हमने हाईवे किचन खोला। कुल मिला जुला के मैं कहूँगा कि देश ने देखा और देश ने सराहा भी, लोग भी यहाँ के सराहे कि इस तरह की व्यवस्था किसी सरकार ने अतीत में नहीं किया था। ये हमारे लिए संतोष की बात है सरकार के लिए, यहाँ मैं कहना चाहूँगा। हाँ, ये तो सही बात कही सर आपने कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने अपने साइड से बहुत अच्छी व्यवस्था की, और यही वजह रही कि शायद महामारी कंट्रोल में रही, और अभी भी है, अभी भी बहुत कम केसेस आ रहे हैं। लेकिन वित्त व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ाई। आज की स्थिति क्या है वित्त व्यवस्था की? देखिए, वित्त व्यवस्था गड़बड़ाई इसलिए गड़बड़ाई, उसमें सरकार का दोष नहीं है। लॉकडाउन हो गया, दुकानें बंद, आर्थिक जो व्यापार थे सारे बंद, आर्थिक गतिविधि सब बंद हो गया, तो टैक्स कहाँ से आएंगे, जीएसटी कहाँ से आएगा, और पेट्रोल बंद, पेट्रोल डीजल का जो स्टेशन है वो भी बंद, तो आएगा कहाँ से? तो नहीं आता था। मैंने समझिए कि बहुत से विभाग ऐसे थे जहाँ से हम लोग टैक्स वसूलते थे, वहाँ से आमदनी राज्य सरकार की 0 हो गई। वैट जो पेट्रोल और डीजल में लगता है 7% रह गया। 100 जहाँ मिलता था रोज़ाना, वहाँ 7 मिलना शुरू किया। यहाँ भी हमको घाटे में रहे हम। नुकसान इसलिए हुआ, आर्थिक गतिविधि नहीं रहने के कारण नुकसान हुआ इसके कलेक्शन, रेवेन्यू कलेक्शन में तो रहा। 3.5 महीना लगभग रहा। इसके बाद स्थिति में सुधार हो गया है। अब लगभग नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं आगे। तो आने वाले सालों के लिए आपकी योजनाएं क्या होंगी वित्त विभाग के लिए और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय के लिए भी? देखिए, आने वाले समय ही नहीं, इसी साल से हमने शुरू किया और इसको कंटिन्यू करेंगे आगे साल भी। हमने देखा ये कि राशन कार्ड होल्डर हैं, संख्या काफ़ी है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग छूटे हुए हैं जो गरीब हैं। गांव देहात में जाइएगा तो लोग ही कहता था कि हम गरीब हैं, घर भी नहीं है, खेत नहीं है, हमको राशन कार्ड नहीं है, रोज़गार भी नहीं मिल रहा है कि हम कमाएं और खाएं, खरीद के खाएं। तो वैसे लोगों को जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने, हमारे विभाग ने 15 लाख लोगों को राशन कार्ड से जोड़ा है, शुरू कर दिया। राशन कार्ड सबको अधिकतर को मिल गया, अभी बट रहा है, हरा रंग का कार्ड है वो, और उसके लिए राज्य सरकार खर्च कर रही है, भारत सरकार का नहीं। और कार्ड के लिए AAY और PHH कार्ड के लिए तो भारत सरकार से अनाज मिलता है, तो लेकिन उसमें भी हमारा योगदान है। उसमें है 3 रुपये केजी चावल है, 2 रुपये गेहूँ है। अब हम लोग 1-1 रुपये में दे रहे हैं, उसमें भी हमको खर्च कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार पूरा दे रही है, हमारा खर्चा उसमें हो रहा है।
अगर हम सब्सिडी नहीं देंगे तो 3 रुपये में चावल खरीदना पड़ेगा लोगों को, गरीब लोगों को, और 2 रुपये में गेहूँ खरीदना पड़ेगा। लेकिन हम उसको सब्सिडी दे करके 1 रुपये में दे रहे हैं, 1 रुपये में चावल, 1 रुपये में गेहूँ। तो वहाँ भी हमारा है, भारत सरकार का योगदान तो है माना, लेकिन राज्य सरकार का योगदान वहाँ है। और इसमें जो हरा कार्ड में है तो 100% 100% योगदान राज्य सरकार का, झारखंड राज्य का ये योगदान है इसमें। तो आपने जो भी बातें बताई है और जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे होंगे उनको बहुत सारी बातें पता चल गई होंगी। सर, एक आपसे मैं पर्सनल क्वेश्चन जानना चाहती हूँ कि आप आईपीएस प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं और अब राजनीति में हैं, तो दोनों के कार्यकाल या कार्य करने के तरीके में आपको कितना अलग लगता है और आप किसको ज़्यादा पसंद किए और किसको ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं। वो नौकरी है, सरकारी नौकरी है, बहुत ही अनुशासन में रहने वाली डिपार्टमेंट है, विभाग है वो, पुलिस विभाग। नीचे से लेकर के ऊपर के सभी पदाधिकारी जो होते हैं अनुशासन में बंधे रहते हैं। अपनी खासियत, अपनी खूबी उसकी है और काफ़ी मैंने एंजॉय किया। 28-29 साल जो रहा इंडियन पुलिस सर्विस में, तो काफ़ी एंजॉय किया हमने, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत शांति मिलती थी, मानसिक शांति। शारीरिक भले कुछ कष्ट हो, अब मान लीजिए कि कहीं कम्युनल राइट हो गया, कास्ट राइट हो गया तो रात रात भर जगना पड़ता था, शारीरिक कष्ट होता ही था, लेकिन संतुष्टि मिलती थी कि समाज में शांति व्यवस्था के लिए हम जग रहे हैं, शांति व्यवस्था कायम करने के लिए, तो अपनी खुशी थी। और राजनीति में, देखिए, राजनीति में आए हैं, राजनीति में बढ़िया है राजनीति, लेकिन यहाँ अनुशासन तो होता है नहीं कुछ। यहाँ तो ज़्यादा लिबर्टी है ना, अनुशासन कोई मानने को तैयार नहीं होता है ना। कोई भी किसी पार्टी में भी अनुशासन नहीं मानता, अपने ढंग का ही है। इसकी गतिविधि जो होती है अपने ढंग की होती है, अनुशासन नहीं भी होना चाहिए, इसमें ज़्यादा कड़ाई होनी भी नहीं चाहिए, कुछ तो फ्रीडम रहे, बोलने की स्वतंत्रता रहे, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन जब मुझे मंत्री बनाया गया, अभी का बोलूँ मैं, तो मंत्री बनाया गया, तो जैसे मैंने आपको बोला कि 15 लाख लोगों को एक तो समय पर सबको राशन दिलाने में काम किया हमारे विभाग ने। हमारे आने के बाद पहले लोगों को शिकायत थी कि समय पर नहीं मिलता है, लेकिन आने के बाद हम लग गए खुद, और हमारे सेक्रेटरी भी हैं अरुण कुमार सिंह जी, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी लग गए। और कुल मिला जुला के अभी राशन डीलर लोग आए थे, बोल के कि प्रशंसा करके गए कि नहीं, पहले की तुलना में बहुत सुधार हुआ है, समय पर अनाज उनको मिल रहा है और तब लोगों को समय पर दे पा रहे हैं, ये एक हुआ। और दूसरा कि हम 15 लाख लोगों को जोड़ रहे हैं, गरीब लोगों को जोड़ रहे हैं राशन कार्ड से, वो खुशी तो है, वो संतोष तो है हमको। तो इस तरह से दोनों में अलग अलग ढंग के संतुष्टि मिल रही है। यहाँ भी संतुष्ट हूँ मैं, वहाँ भी संतुष्ट था। मतलब दोनों बारी आपकी बहुत अच्छी रही है। अंत में सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पिछले कुछ दिनों से हमारे शहर में गतिविधियां, आपराधिक गतिविधियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं, इसकी वजह क्या है और इसे रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है? देखिए, ये सही है कि अखबारों के माध्यम से मैं भी पढ़ता रहता हूँ और लोग फ़ोन भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपराधिक गतिविधि बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अपराध हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, इसको नकारा नहीं जा सकता, इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इतने कहूँगा भी मैं कि पुलिस विभाग को और चुस्ती दिखाना चाहिए और अपना कर्तव्य को ज़्यादा बढ़िया निभाना चाहिए, ताकि घटनाओं का, देखिए, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, है ना। घटनाओं को, पुलिस का काम है, एक काम है घटनाओं को रोकना, अगर नहीं रोक सके तो सही अनुसंधान करके, दूसरा काम जो है सही अनुसंधान करके अपराधियों को सज़ा दिलाना, ये दूसरा काम है। मान लें किसी कारण से अगर नहीं रोक पाई पुलिस, है ना, घटना को रोकना, अगर नहीं रोक पाई तो जांच कर, अनुसंधान कर अपराधियों तक पहुंचना, उनको सज़ा दिलाना। अभी भी कहूँगा पुलिस के साथियों को, मैं 28-29 साल तक वहाँ रहा हूँ, उनके साथ रहा हूँ, कि ये दोनों काम को बाखूबी करें तो समाज में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, अपराध कम होंगे। सर, बहुत बेबाकी से आपने बताया कि किस तरह से लोगों को इसको रोकने के उपाय करनी चाहिए। अंत में सर, हमारे व्यूअर्स के लिए आप कोई अपना मैसेज दें। नहीं, आपके जो व्यूअर्स हैं पॉलिटिकल ट्रेंड के अच्छे लोग हैं, सभी अच्छे लोग हैं, टीवी देख रहे होंगे, तो उनको मैं धन्यवाद दूंगा मेरी बात सुनने के लिए। आपको भी धन्यवाद दूंगा कि समय निकाल कर आप आईं, आपका टीम आया, बहुत बहुत धन्यवाद।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं फिर किसी मुद्दे को लेकर आपसे हमारी ज़रूर बात होगी। थैंक यू सो मच। नमस्कार।